लेक्चर नंबर 5 है ना। लेक्चर नंबर 5 हमारा है मोल कॉन्सेप्ट का इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है समझना पहली बात। तो जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम नॉर्मल हमारा मैग्नीशियम इस फॉर्म में पाया जाता है, नीचे लिखा होता है 12, ऊपर लिखा होता है 24। 12 होता है हमारा एटॉमिक नंबर और 24 होता है एटॉमिक मास। तो ये हमारा एटॉमिक मास मतलब इसका हो जाएगा 24। लेकिन जैसे मान लो मैंने ले लिया O2, तो O2 के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा 8 और इसका नंबर कितना हो जाएगा 32। मतलब कि ये हमारा एटॉमिक मास है और ये जो 32 आएगा ये आएगा मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है, तो ये इक्विवेलेंट वेट तभी आएगा किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम का जब ये आयंस शो करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि नॉर्मल ऑक्सीजन, तो नॉर्मल ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इसका 16 अपॉन बैलेंस फैक्टर। अब इस केस में ऑक्सीजन की बैलेंस फैक्टर हम लिख ही नहीं सकते, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि किसी वैल्यू में 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। तो जबकि किसी का इक्विवेलेंट वेट इनफाइनाइट पॉसिबल है नहीं, तो याद रखिएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब वो किस फॉर्म में रहेगा, किसी न किसी आयंस। जब आयंस फॉर्म में रहेगा तो हम कैसे उसको निकालेंगे वो देखो। याद रखना इक्विवेलेंट वेट जो होता है नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। तभी तो इसका फार्मूला लिखे हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर, लिखे है ना। अब आओ यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारे क्या दिए हैं पता है, एटॉमिक मास। क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 होगा, क्लोरीन का 35.5 और Ag का 108। यदि हम बोले आयोडीन का क्या था 127। ठीक है, देखो इस चैप्टर में जो हमारा पिछला क्लास था, हमने पिछले क्लास में इस चैप्टर में क्या सीखा था, अभी मत लिखो है ना, फिर जब मैं बोलूँगा तो नोट करना, नहीं तो मैं इसका PDF बना के दे दूंगा, आराम से नोट कर लेना। पिछले चैप्टर में मैंने सीखा था लिमिटिंग रिएजेंट और स्टैचोमेट्री। ठीक है, और इस चैप्टर के ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में NCERT में कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ppm, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो मैं इसको 11th में अब नहीं पढ़ाऊँगा, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। इसके जस्ट बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में फिर से ये चीज़ें हैं, तो इतनी बार तो पढ़ा के मैं बोर हो गया। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी बहुत बार हो गया। जब हम सोल्यूशन मतलब इसके बाद एक चैप्टर आएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब कि कल इसका टेस्ट हो जाएगा, परसों स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म होने के बाद हमारा स्टार्ट होगा 12th का पहला चैप्टर सोल्यूशन, क्योंकि अभी हमको फिजिकल निपटाना है सारी। ठीक है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, यहाँ पे अभी मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपन इक्विवेलेंट वेट हमारा, सबको सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है, यदि आपको बैलेंस फैक्टर पता चल जाए तो आपको इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। बैलेंस फैक्टर का मैंने एक ट्रिक बताया था, मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले उस ट्रिक से सॉल्व करता हूँ। जैसे मान लो H2SO4 हमारा टूटता है 2H प्लस SO4 -2 में, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो देखो इक्विवेलेंट वेट मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 98 और इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो 2, 49। ये उन बच्चों के लिए हो गया जो पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे नए बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आओ जो पहली बार पढ़ रहे हैं एक बार इक्विवेलेंट वेट के बारे में फिर सुनो। तो इक्विवेलेंट वेट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके मॉलिक्यूलर वेट में हम बैलेंस फैक्टर का डिवाइड करते हैं, वो होता है इक्विवेलेंट वेट। अब बैलेंस फैक्टर क्या होता है पहले हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसका शॉर्ट पढ़ेंगे।
पहले डिटेल से पढ़ लेते फिर उसको शॉर्ट बता देंगे। तो चलो, कहाँ मोबाइल दो। बैलेंस फैक्टर पढ़ने के लिए हम लोग एक ट्रिक पढ़ते हैं डायरेक्ट। क्या है ट्रिक? वो 10 कदम। ठीक है, यहाँ पे तुमको 10 कदम में तुमको 10 पॉइंट बताऊंगा, और 10 पॉइंट में कभी भी ज़िंदगी में किसी भी बुक से मतलब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसी 10 पॉइंट से तुम्हारे सारे के सारे बैलेंस फैक्टर सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हुआ? बैलेंस फैक्टर इस 10 कदम से होंगे, और 10 कदम जो आएगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर के लिए मदद करेगा। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला हमारा है 10 कदम में पहला है फॉर आयन। आयंस जो होते हैं वो बैलेंस फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आयंस में देखेंगे बैलेंस फैक्टर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, और बैलेंस फैक्टर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में आपको ये देखना है कि कौन से आयंस की वैल्यू ज़्यादा रहती है। वैसे तो बैलेंस रहते हैं, लेकिन हम देखेंगे कौन से ज़्यादा रहते हैं। एक तरीका देखो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे MgCl2। इसको ब्रेक करो अंजलि, कैसे टूटेगा ये? 2 Mg। तो आप ब्रेक करो। देखो नहीं आता ना तो मैं सिखाता हूँ, इसको भी सिखा दूंगा, मज़ा आएगा। ठीक है, आओ मैं पहले यही सिखा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। आओ अपन देखते हैं किसी भी एलिमेंट को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं। ध्यान देना, शायद आशी और उन नैना के अलावा किसी को नहीं आता होगा, समझना। ठीक है, हम कैसे कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, तो पहले क्या देखते हैं? एटम। फिर एटम मिलके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाता है? कंपाउंड। अब याद रखना, एटम को एटम से जुड़ने के लिए कैसी होनी चाहिए? जुड़ने के लिए कुछ हुक बना होना चाहिए। सेम रहेगा तो इजीली आसानी से नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए फर्स्ट ए एलिमेंट में आता है हाली ना करे रब से फरियाद। अभी स्टार्टिंग का 10 मिनट का लेक्चर सिर्फ तुम लोगों के लिए रहेगा जिनको रिएक्शन बनाना नहीं आता है। ठीक है, सेकेंड ए का हमारा रहेगा बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी। ठीक है, फिर यहाँ पे रहते हैं डी ब्लॉक का साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी सी यू जेडन। आप टेबल लिए हो ना, मिला लेना, है ना। फिर इसके बाद जेडन के बाद यहाँ पे आएगा, देखो बाबा अली गए इंडिया थैला, कहा सिया जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ओ सलमा सेठी तुझे पुकारे। फिर हीलियम, अच्छा सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आस्टाडीन। इधर लास्ट में रहेगा हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन। क्लियर? अब आ जाइए, ये मैं क्यों बनाया समझना। तो हम देखेंगे कि यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि किसी एटम को न्यूट्रल रहना है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। ये सबको पता है। हाँ, ठीक है। चल, मतलब कि यदि किसी भी एटम को न्यूट्रल बने रहना है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। पता है ना ये चीज़।
अब देखो, यदि किसी के पास 8 नहीं है तो भरभटाएगा। भरभटाना मतलब समझ रहे हो, मतलब वो बेचैनी होगी। तो बेचैनी किस लिए होगी? 8 पाने के लिए। जैसे हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो एक मॉडरेट बच्चा रहता है, सबसे पहले वो यही टारगेट रहता है कि हम पासिंग नंबर का कर लें। कोई पासिंग नंबर से ज़्यादा कर लेता है, कोई पासिंग नंबर से कम कर लेता है, लेकिन एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए पासिंग मार्क्स कंपलसरी होता है। समझ गए? तो मतलब किसी को बैलेंस होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। यदि कि अब इसकी 2 केस हो सकता है। केस फर्स्ट हो सकता है कि उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, केस सेकंड हो सकता है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अब 8 करने के लिए यदि किसी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। और इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। अब लेगा और देगा किस केस में वो और समझो। जैसे मान लो किसी के पास, मतलब किसी को बैलेंस होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 के लिए उसका जो मिड नंबर है वो कितना है? 4। समझ गए? मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8। समझना, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है x, उसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब इसको 8 करना है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इसको क्या करना है? 8। अब 8 करने के लिए इसके पास 2 कंडीशन जनरेट होती है। पहली कंडीशन, ये तीनों किसी को दे दे। दूसरी कंडीशन, 5 किसी से ले ले। अब ये बताओ, ये 3 दे सकता है, 5 ले सकता है, दोनों कंडीशन में ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा कौन रहेगा? 3 देना कि 5 लेना? ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा? 3 देना, क्योंकि इसका आधे में काम चल रहा है ना, तो ये आसानी से किसी को 3 दे देगा। और यदि ये 3 देगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा +3। क्या आ जाएगा? चार्ज +3। ठीक है। सेम ऐसे अपन इनको समझेंगे। देखो, जो पहला वाला है ना बेटा, इसके आउटर सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इन सब के आउटर सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में है 8 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को ये बताओ, 8 करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से 7 लेगा कि 1 देगा? 1 देगा। और 1 देगा तो आ जाएगा चार्ज +1। समझ गए? ये क्या करेगा? ये भी 2 देगा तो आ जाएगा +2। ये सारे के सारे 2 दे देंगे तो आ जाएंगे +2। ये वाला क्या हो जाएगा? +3। अब देखो, जहाँ 4 है तो 4 की 2 कंडीशन है, वो किसी से 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। तो +4 -4 दोनों हो सकता है। ठीक है। ये 5 है, क्या करेगा? 3 लेगा तो आ जाएगा -3। ये 2 लेगा -2 -1 और 0। 0 क्यों? क्योंकि वो फुल फिल है। अब यहीं से हम समझेंगे रिएक्शन बनाना। क्या समझेंगे? ठीक है। तो रिएक्शन बनाना कैसे देखेंगे, तो मैं यहीं पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। किसी भी रिएक्शन को बनने के लिए किसी भी कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 0, मतलब न्यूट्रल बना होना चाहिए, समझना। तो हमने क्या किया, एक ले लिया सोडियम, एक ले लिया क्लोरीन। सोडियम का चार्ज देखो कितना होता है? +1। क्लोरीन का देखो कितना होता है? -1। तो ये दोनों मिलके बना देंगे क्या? NaCl। इनका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। हाँ सर, कैसे हैं? रख दीजिए ना। हाँ हाँ, और बढ़िया है? बस बस, बहुत बढ़िया। ले रहे थे क्लास। बैठेंगे, चाय माय पी लीजिए। ठीक है सर, फिर मिलते हैं ना।
चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने ले लिया एक मैग्नीशियम और एक ले लिया क्लोरीन, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। इकरा बताइए मैग्नीशियम का चार्ज कितना है, +2, क्लोरीन का कितना है, -1। तो यदि हम लिखते हैं MgCl तो इसका +2 इसका -1, तो इसका -1 इसके एक प्लस को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक प्लस इसके पास बचा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे Cl का 2, मतलब ये -2, ये हो गया न्यूट्रल 0। अब सही है कि 2 ले लिए तो 2 माइनस के हो गए। एक और देखते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया Al, यहाँ ले लिया Cl। चलो इकरा बताओ, इसका चार्ज प्लस का 3, Cl का माइनस का 1। तो हम यदि AlCl लिखते हैं तो सही है कि गलत है, गलत है हमारे। अब देखो ये प्लस का 1 है, प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, तो अभी प्लस के 2 बचे हैं, तो हमको माइनस के 2 अभी और चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AlCl3। समझ गए। तो इस तरह से अब जब आप इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, तो Al का चार्ज प्लस, Cl का चार्ज माइनस। अब देखना, समझना मेरी बात अंजलि, ये वाला नंबर जो रहता है इसका चार्ज बनाता है, जो इसका नंबर है इसका चार्ज बनाता है। तो इसका नंबर 3 था तो +3 बना दिया, और इसका नंबर इसका चार्ज बनाता तो ये 1 था तो -1 हो गया। और जो इसके नंबर रहता है वो सामने लिख देते हैं। समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो MgCl2, ये हमने लिख दिया Mg, ये लिख दिया Cl। देखो सिंपल, अब ट्रिक समझना, इसका नंबर इसका चार्ज बनाता है और इसका नंबर इसका चार्ज बनाता है। जो इसके सामने रहता है वो हम इसके सामने लिख देते हैं, जो इसका रहता है वो सामने लिख देते हैं। कुछ नहीं, मतलब एक मतलब कि इसका नंबर इसका चार्ज, इसका नंबर यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे नंबर, सेम उल्टा यहाँ हो जाएगा। इसका नंबर इस पे चार्ज, यहाँ का नंबर, ये चार्ज और ये नंबर। ठीक है। अब देखो इतना मैंने समझा दिया। अब आप याद रखो पीरियोडिक टेबल जिसके पास है, पहले वाला +1, फिर +2, फिर बीच वाले सारे +2, फिर +3, +4, -3, -2, -1, 0। एक बार बोलो मेरे साथ, +1, +2, +2, फिर +3, +4, -4, -3, -2, -1, 0। अभी पीरियोडिक टेबल में घर में जाके नोट कर लेना है यहाँ से देख के, ठीक है। अब अपन पढ़ते फिर टाइम नहीं बचेगा ना। चलिए अपन अब देखते हैं 10 कदम का नंबर 1। आइए बहुत बढ़िया चीज़ समझते हैं। अब मैंने बोला था बैलेंस फैक्टर क्या होता है, जो अपना मेन हेडिंग था, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बताना है कि इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया बेटा MgCl2। तोड़ो इसको तो टूटेगा Mg +2 +2 Cl-। हम यदि बात करें यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने हैं इसमें, तो 2। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन हमको यहाँ 1 दिख रहा है, और यही देखना तुम लोग। वैसे हम इसमें ना इसका इंटू करके लेते हैं, समझ गए। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि देख लो ऊपर किसका ज़्यादा चार्ज है, वही बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ, इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। अब यदि मैं बोलूँ MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना 24, और Cl2 का 1 का 35.5, मतलब 2 का 71। तो जोड़ो कितना हो गया
95/2 करो, कितना आएगा? 45 दूना 90, 46 47, 47.5। शक मत करना मेरी मैथ में, सही है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो ये हो गया नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल तुम लोगों को दूं, कर लोगे? लो एक तुम लोग करो फटाफट, बस क्वेश्चन करते जाओ, थ्योरी घर से लिख लेना जिससे आज अपना खत्म हो जाए। NaOH का आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, फटाफट। NaOH का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, जल्दी। मैं यदि बोलूं तुम लोगों को कि NaCl का निकालो इक्विवेलेंट वेट, अब फटाफट निकाल दोगे? निकालो NaCl का, NaCl का निकालो। तो कैसे टूटेगा ये? Na प्लस Cl माइनस, तो क्या होगा इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा NaCl का? सोडियम का कितना होता है? 23 मैंने बोला था। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, जोड़ दो, वेरी गुड, 58.5। बैलेंस फैक्टर कितना? पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिवाइड, तो इक्विवेलेंट वेट भी उतना ही होगा जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, हाँ। ना ना बेटा, देखो NaCl क्या है बताओ? एटम है कि मॉलिक्यूल है? क्या है NaCl? देखो यदि एक अलग Na होता तो एटॉमिक लेते, अलग Cl होता तो एटम लेते, दोनों एक साथ मिल गया ना, तो फिर क्या बोलेंगे इसको? मॉलिक्यूल हो गया, तो हम इसको मॉलिक्यूलर वेट ही बोलेंगे। आगे समझ में? हाँ, दोनों को जोड़ दिए ना, देखो ना, 23 ले लिए क्लोरीन के और 35.5 ले लिए Cl के, तो दोनों को जोड़ के लेना है, तो हमारा ये हो गया 58.5। ठीक है, और 3-4 एग्जाम्पल हम ये वाला देखते हैं, जल्दी देखना। NaOH, देखो इधर NaOH तुमसे पता है क्यों नहीं बना? क्योंकि तुमको OH का चार्ज नहीं पता, तो हम -1। हाँ देखो, इसको हम तोड़ देंगे, Na प्लस OH माइनस, तो एक प्लस का एक माइनस का। Na को होगा 23, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1, तो 16 1 17 और 23 40, डिवाइड बाई 1, तो 40। मैं अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ जिनके चार्ज थोड़ा अलग रहते हैं, कंपाउंड टाइप के हैं। देखो जैसे तुमको क्या क्या मिल सकता है, तो तुमको OH माइनस मिल सकता है, ठीक है, SO4 -2 मिल सकता है, NO3 -2 मिल सकता है, NO2 -1 मिल सकता है, PO4 -2 मिल सकता है। तो ये भी इतने माइनस के मिल जाएंगे, कंफ्यूज ना हो, तो ये भी नोट कर लो साइड में, इतने सारे माइनस के मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया 10 कदम। पहला नंबर आयन के लिए, 1-2 और दूं, कर लोगे क्या? चलो एक और ट्राई कर लो, ये वाला तो मैंने बता दिया था, एक और ट्राई कर लो। लो मैं बोल दिया तुमको AlCl3 का निकाल दो इक्विवेलेंट वेट। थोड़ा स्पीड पेन चलाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर इसको निकालने के बाद निकाल देना MgOH का होल ट्वाइस। देखो इधर रितेश, आप इसको तोड़ोगे बेटा तो ऐसा टूटेगा Al प्लस का 3 प्लस 3Cl का माइनस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इनका हमको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो मोलिकुलर वेट कितना आया था? तो एल्यूमिनियम का 27, एक क्लोरीन का 35.5, तो 3 क्लोरीन का कितना था? हाँ 106.5, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? बोलो क्या? 106.5, 27, 5, 6, 6, 12, 13, 1, 133.5, ऐसे जोड़ोगे ना? 133.5 डिवाइड बाई, अब बैलेंस फैक्टर बोलो जल्दी से कितना इसका?
तो बैलेंस फैक्टर 3, तो हो जाएगा 3 चौको 12 और फिर 3 चौको 12, 3 पचे 15, 44.5, 15 3 5 कितना कितना रहा है? हाँ तो ठीक है ना, अप्रॉक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आ जाओ इसका देखते हैं अपन, इसको तोड़ो तो टूटेगा Mg प्लस का 2 प्लस OH माइनस का OH माइनस कितने 2 OH। तो यहाँ पे अब देखो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो 34 और 24 कितना हो जाएगा 58, तो 58 डिवाइड बाई 2 29। समझ गए? प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, कोई टफ नहीं है ना, इजी है। मेन इसके पहले जो टेबल बताया था ना वो आनी चाहिए। ठीक है, 10 कदम में ये हो गया बैलेंस फैक्टर का नंबर 1। दूसरा आ जाओ फॉर बेस। बैलेंस फैक्टर है पहला, यदि मान लो आपको बेस दिया हो कोई सा, बहुत इजी है, इस रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है। बेस मतलब क्या होता है पता है? जो जमीन में धरा रहता है। क्या होता है बेस? क्या होता है आशी, बेस का डेफिनेशन? बेस की डेफिनेशन 2 साइंटिस्टों ने अलग अलग दिया था। एक थे हमारे आर्हीनियस और एक थे लुइस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, सॉल्यूशन हैव OH माइनस आयन, solution have OH minus ion is called base। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग यदि सोल्यूशन के पास OH माइनस आयन है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेस। अकॉर्डिंग टू लुइस, एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड हैव लोन पेयर। यदि मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर हैं तो वो क्या होता है बेस। 2 अलग अलग साइंटिस्टों ने एसिड और बेस की डेफिनेशन बताया था, तो ये हो गया बेस की। इसके अपोजिट हो जाएगा किसका? एसिड का। सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन, अ सॉल्यूशन डज नॉट हैव लोन पेयर। अभी आगे आएगा तो हम सिखा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एसिड और बेस की डेफिनेशन। अब आ जाओ, बहुत इजी है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट OH माइनस आयन। जैसे देखो हमने बोला MgOH का होल ट्वाइस, NaOH, AlOH का होल थ्राइस। देखिएगा हम इन सब का बैलेंस फैक्टर बता रहे हैं। क्या बोल रहा है कि यदि मतलब किसी भी कंपाउंड में कितने OH माइनस हैं वो उसका बैलेंस फैक्टर है। कितने OH हैं? 2, तो बैलेंस फैक्टर कितना 2। कितने OH हैं? 1, तो बैलेंस फैक्टर कितना? कितने OH हैं? फॉर बेस, हाँ ये एसिड होगा। फॉर एसिड, ये एसिड के लिए है। तो एसिड के लिए क्या होगा? तो एसिड के डेफिनेशन क्या होगा? सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन इज कॉल्ड एसिड और लोन पेयर एब्सेंट। लोन पेयर वाला लुइस ने बताया था, ये वाला आर्हीनियस ने बताया था। ठीक है, अब चलिए HCl, H2SO4 बोलो। HCl कितने? HCl कितने H प्लस? एक ही तो है। अरे हाइड्रोजन एक ही ना है, तो हमारा लोन पेयर 1, बैलेंस फैक्टर 1। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? बैलेंस फैक्टर कितना? काहे तोड़ने की टेंशन ले रहे हो? तोड़ने में इतना सारा याद रखोगे, आयन मैच करोगे, तोड़ोगे, सीधे अच्छा H प्लस और OH गिन लो ना, खत्म बात।
अभी H2SO4 में तुम तोड़ोगे 2H प्लस SO4 माइनस 2, फिर वहाँ आयन्स गिनोगे, उतना क्यों टेंशन ले रहे हो, सीधे गिन लो कितने H है कितने OH हैं, क्योंकि जहाँ H रहेगा वहाँ OH नहीं रहेगा, जहाँ OH रहेगा वहाँ H नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों आ जाते हैं, तो 0। वाटर तो न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना बेस है, समझ गए ना। तो मतलब यदि इसको ये वाली ट्रिक लगाओगे तो आगे तुमको चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बस मेन तो तुम्हारा वो आ जाए क्या, बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर आ गया मॉलिक्यूलर मास में और डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब देखो तुमको इतना तो याद रखना ही रखना पड़ेगा, और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम जब इसको ओपन करेंगे ना तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ना कि ये हाइड्रोजन है, प्रोटोन है, ये प्रोटोन नहीं है, क्या है, मिथाइल ग्रुप, समझ गए। तो यहाँ पे OH एक ही है और एक OH होने के वजह से इसकी बैलेंस फैक्टर कितनी हो जाएगी, 1, और यहाँ पे 2 OH है तो बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 2। कर दिया नोट दोनों। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डी नंबर, व्हेन बेस प्रेजेंट इन अ रिएक्शन। अब सुनो अंजलि, अभी तक जो हमने पढ़ा था ना वो था इजी, वो सबको सब लोग 10th में पढ़े हो। ये हमारा क्या है, बेस है, और ये हमारा क्या है, एसिड है। तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या, नैना इधर तुमको ज़रूरत है, ये पढ़ो ना इधर, ठीक है। ये हो गया बेस और ये एसिड। जब बेस और एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, समझना। रिएक्टेंट साइड देखो 2 OH है, इधर साइड 1 OH है, तो क्या होगा इसका बैलेंस फैक्टर। यदि मैं बोला कि इस रिएक्शन के लिए इसका हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे देखना। जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, तो कैल्शियम को हो जाएगा 40 और 2 OH का 32 और 2 34, तो हो जाएगा 74 डिवाइड बाई, हमको 2 OH दिख रहे हैं तो हम कर देंगे 2 3 2 37। ये हम बोल देंगे कि इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 37। और आपको पता है पहला ऑप्शन 37 ही मिलेगा, हम टिक करके चले आएंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक कुछ और है। क्योंकि देखो ना, यदि आपका ये है, इसके साथ ये है, ये है, ये है, तो ये फोकट में तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस कर रहे होंगे। क्योंकि अलग रहना, किसी के साथ में रहना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आओ तो इसको कैसे देखेंगे, तो वो समझो। जैसे मान लो कि ये हमारा OH है और एक OH ये है, ये हम पहली बार सिखा रहे हैं। वैसे इतना ज़्यादा लेवल का ना, ये बहुत हाई लेवल का हो गया। मतलब तुम मान लो कि इस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो डायरेक्ट तुम्हारे कॉपी से आएंगे, मतलब तुमको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो बच्चा नहीं पढ़ा इसको कभी, वो सही कर ही नहीं पाएगा, कि दिमाग ही नहीं लगा पाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 OH और यहाँ पे है 1 OH, और यहाँ पे बैलेंस फैक्टर के लिए हम दोनों OH का डिफरेंस लेते हैं, मतलब कि अंतर, कितना डिफरेंस दोनों में है। तो यहाँ पे 2 OH 1 OH, तो डिफरेंस कितना बचा, 1 OH का, मतलब कि यहाँ पे 1 OH का डिफरेंस बचा, जिसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1। इसलिए ये अच्छा हो जाता है। मान लो यहाँ 7 हैं, यहाँ 2 हैं, तो 7 और 2 5 का, मतलब बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 5 हैं, यहाँ 3 है, डिफरेंस कितने का, 2 का, तो बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। समझ गए, ये अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह से एक तुम लोग खुद करोगे क्या, एक खुद करो। चलो मैंने ले लिया यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl इक्वल टू AlOH का होल ट्वाइस Cl प्लस H2O। बताइए, हाँ
1 सेकेंड में बन गया ना, समझ में आ गया ना क्या हुआ? ठीक है, यहाँ कितने 3 दिखे, यहाँ कितने 1 दिखा, मैंने सीधे दोनों में डिफरेंस देखा तो 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो बैलेंस फैक्टर हमारा आ गया 1। अब यदि कोई भी बंदा यहाँ पे लगाएगा, ये तुमको यदि अलग से मिलेगा तो जाहिर सी बात है हर कोई 3 यूज करेगा। और एग्जामिनर इतना होशियार रहता है कि वो ऑप्शन भी ऐसी देता है कि जो बच्चा पहले दिमाग में आया वही क्लिक कर दे, वही नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह के रिएक्शन वाले भी यदि आते हैं तो आपको दिमाग लगा लेना है कि ऐसा होगा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, व्हेन एसिड रिप्रेजेंट इन रिएक्शन। अब यदि इसी तरह से रिएक्शन में एसिड हो, ये कौन सा नंबर है? 5। ई मतलब 5 ही ना हुआ। पहले में आयन लिए, दूसरे में OH लिए, तीसरे में H+ लिए, चौथे में रिएक्शन वाला OH लिए, 5 में रिएक्शन वाला H ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं। चलिए एसिड का है बेटा, मैं ले रहा हूं H2SO4 प्लस NaOH इक्वल टू NaHSO4 प्लस H2O। चलिए बताइए कितना होगा इसका बैलेंस फैक्टर? पक्का लगा लिए दिमाग? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इधर 2H+, इधर 1H+, तो बैलेंस फैक्टर क्या जाएगा? लेकिन जो पहली बार सुन रहा होगा, अभी जब मैं सिखाया नहीं था तो कहाँ लगा क्या हो गया, कैसे आएगा? देखो 1 सेकेंड में आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट सॉल्ट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसको जब आप तोड़ोगे तो 2Al प्लस 3Cl माइनस Al2SO4 है ना, प्लस 3SO4 माइनस 2। चलिए इसका बैलेंस फैक्टर बताइए कितना आएगा कॉमन सॉल्ट के लिए। अभी मैंने रिएक्शन वाला बता दिया हूं तो इससे पूछ लेना थोड़ा है, ठीक है? जल्दी बताइए कितना आएगा, इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? यहाँ पे पता है थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट वाला ना दिमाग ना लगा के, दिमाग लगा लो पहला वाला, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन वाला। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितना है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन कितना है? टोटल लेते हैं तो इंटू करते हैं ना इधर का, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो बैलेंस फैक्टर हम कोई सा एक लेंगे चाहो तो, है ना, तो ये हो जाएगा बैलेंस फैक्टर 6। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बेसिक सॉल्ट। ये हो गया कॉमन सॉल्ट के बाद आ जाएगा, देखो बेसिक सॉल्ट मतलब कि सॉल्ट रहेगा लेकिन उसका नेचर बेसिक, वो बेसिक रहेगा। सॉल्ट के साथ OH भी रहेगा, ये भी तो इजी है बहुत। हमने ले लिया Al OH Cl2 Al OH Cl Al। चलिए जल्दी बताइए बैलेंस फैक्टर कितना होगा, फटाफट इकरा बोलो, पहले वाले की बैलेंस फैक्टर कितना, कितने OH हैं? 1। वो तो सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, बाकी तो तुमको पता है ना, OH देखना है। नेक्स्ट एसिडिक सॉल्ट, क्या देखोगे इस बार, कितने एसिड है? एसिडिक सॉल्ट में हो जाएगा NaH2PO4। बोलिए कैसे पता लगाए? H देख के, है ना। ये हो गया इसका एसिडिक सॉल्ट। अब सबसे टफ जो बनता है वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होती है पता है किसी को? हाँ, मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जहाँ पे दोनों होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन अपन एक एग्जांपल लेके समझेंगे। हमने ले लिया FeSO4 प्लस KMnO4 इक्वल टू Fe प्लस का 3 प्लस Mn प्लस का 2। अब इसके लिए आपको बताना है कितना होगा बैलेंस फैक्टर। बताइए कितना होगा बैलेंस फैक्टर इसके लिए? मैं बता दूं? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे यहाँ पे। वहाँ पे जैसे आयंस का डिफरेंस देख रहे थे ना, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस देखेंगे। तो आइए FeSO4 में ये होगा हमारा Fe। देखो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बताऊं? तो वैसे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं Fe का +2 होगा, लेकिन देखो FeSO4 जिसको निकालना होता है उसको x मानते हैं। इसका चार्ज मैंने लिखवाया था -2 = 0, है ना? तो x उधर जाएगा तो हो जाएगा +2। तो ये हो गया +2, यहाँ तो दिए ये +3। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलो 1 का। तो बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके लिए बैलेंस फैक्टर कितना होगा, तो निकालिए। Mn कितना होगा? मैग्नीज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बताओ? +7 होगा। पूछो कैसे? पोटेशियम का +1 प्लस x मान लिए -8 = 0, तो x - 7 = 0, तो x = 7। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गया। इसका कितना गिवन है? +2, तो +2 और +7 कितना हो जाएगा? +5। तो यदि आपको इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1। इसका आपको इक्विवेलेंट वेट डिवाइड करना है तो इसका होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 5। और याद रखना, जब भी नीट में पूछा जाता है इस टॉपिक से तो यही क्वेश्चन आता है, जो कि 13 में भी पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है। हाँ, जो मैंने 10 पॉइंट बताया ना, सबसे ज़्यादा यही आता है। क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है? m/4, m/3 ऐसे ऑप्शन देता है। ऐसे ऑप्शन देगा m/2, m/3, m/5, m/1, मतलब m के डिफरेंस में तुमको मास लिख के नहीं देता है, हमेशा m यूज करता है। तुम लोग देखे होगे कई बार क्वेश्चन मिल गया होगा, मिले हैं ना इस तरह के रिएक्शन वाले क्वेश्चन, ये मिलते हैं तुम्हारे नीट में, तो ये आता है हमारा। तो देखो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का हमारा। लास्ट आता है कंपाउंड। 10 नंबर है ना कंपाउंड। रब कर दूं? ये कंपाउंड ही तो कर लिया अपन। नहीं, ये कंपाउंड नहीं, वो कंपाउंड दूसरा। लास्ट हमारा है कंपाउंड के लिए। कंपाउंड भी सेम ऐसी है। कंपाउंड के लिए हम क्या करते हैं? ई कंपाउंड इक्वल टू ई कैटायन प्लस ई एनायन। एक चीज़ बता दूं, यदि बैलेंस फैक्टर से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट की 2 हेडिंग से पूछा जाएगा। लास्ट की 2 हेडिंग से बैलेंस फैक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यदि फिजिकल केमिस्ट्री में जो मोल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन वगैरह में जो यूज करते हैं ना, जैसे नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी का होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 VmL। तो यहाँ पे जो पूछा जाएगा तो जो और 8 पढ़े हैं वो काम आ जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट क्यों पूछा जाता है? देखो पहले वाला भी रिएक्शन वाला भी अच्छा था। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अपन ने ले लिया कोई रिएक्शन, ये EAl2SO4 का होल थ्राइस, तो हमारा ये बनेगा कैटायन EAl+3 प्लस ESO4-2। कैसे लिखे समझ में आ गया? हमने Al2SO4 को तोड़ा तो एक प्लस का मिला एक माइनस का मिला।
है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू ई कंपाउंड इक्वल टू, कैसे ऑप्शन मिलते हैं वो देखना। तो ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 27, बैलेंस फैक्टर कितना, इसका बताओ, मॉलिक्यूलर वेट SO4 का कितना, बोलो, निकालो निकालो फटाफट निकालो। $96 होगा क्या, H2SO4 का 98 होता है, तो हाइड्रोजन के कम कर दो, कितना है 96, बैलेंस फैक्टर कितना। हम इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा गलत। तो सही कैसे आएगा, तो देखो सही कैसे आएगा समझना, Al2SO4 इक्वल टू Al2SO4 का होल थ्राइस Al+3 प्लस SO4 -2, है ना। अब देखो Al2 मतलब 2, Al2SO4 का होल थ्राइस था, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये 3 यहाँ आएगा, ऐसे बैलेंस होगा ना। तो हमारा ये क्या होगा पता है, 27 में किसका इंटू होगा 2 का, 96 में किसका इंटू होगा 3 का। अब सॉल्व करो, तो 27 इंटू 2 कितना होगा, 7 दूनी 14, 20 दूना 40, 10 50, 4 54, 54, यह जाएगा 54/3 प्लस यहाँ कितना जाएगा 9 3 27, 270, अच्छा 3 18, 70 10 80 और 8 288। करो 96 इंटू 3 कितना आया, हाँ 288 ना, हाँ ये तो बोला था। करो सॉल्व, कितना आएगा LCM लेके करो ना, मैं तो फाइनल आंसर निकाल लूँगा डायरेक्ट। 17 3 51, 17 और 2 करने दो, 2 चौको 2 चौको 44, 144 और 17, 144, 17 54, 55 162, 163 के अप्रोक्स आएगा टोटल फाइनल रिजल्ट। 162 ना, ये देखो बहुत तेज हो गया। पता मैंने कैसे किया, मैंने यहाँ से काटा तो 17 3 51 तो 17 मिल गया, यहाँ से काटा तो 144 मिल गया, दोनों को जोड़ दिया, LCM लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या यहाँ तक का 10 कदम में इक्विवेलेंट वेट वाले हो गए। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, ये इतना इजी, मतलब है तो इतना बड़ा लेकिन है बहुत इजी, मूलानुपाती सूत्र, है ना। हाँ, मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र, एक्चुअल में पता क्या हो गया, मूलानुपाती ये है और ये है ना। हाँ, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मैं पहले इसका क्वेश्चन कराऊंगा फिर थ्योरी बताऊंगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। अब ऐसे अपने यहाँ थ्योरी वाली लाइन तो चलती नहीं है, क्वेश्चन से ही सारे कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है। तो दो फायदा है, क्वेश्चन भी होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन,
एकदम मतलब बहुत ध्यान से सुनना, मज़े आएंगे। हमने इसमें ले लिया 24% कार्बन, 60% ले लिया ऑक्सीजन, अब बाकी बची हुई चीज़ें ले लिया हाइड्रोजन। एक बीकर में हमने कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन लेके उनको मिला दिए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। ये कौन सी बात हुई? लेकिन मज़ा आएगा अभी। मैंने क्या मिलाया कि एक गिलास ले लिया, गिलास में हमने इतना कार्बन मिला दिया, इतना हाइड्रोजन मिला दिया, इतना ऑक्सीजन मिला दिया। तो हम क्या मिलाए? एथेन, प्रोपेन, एथीन, मेथाइल, क्या मिलाए? हमने बोला एक क्वेश्चन और, हमने बोला कि यहाँ पे हमने 50% सल्फर मिला दिया और 50% ऑक्सीजन मिला दिया। हमने टोटल क्या मिलाया? SO2 मिलाया, SO3 मिलाया, SO4 मिलाया, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलाया, क्या मिलाया? तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। समझ गए? तो यदि क्वेश्चन की तुम गहराई को समझ जाओगे तो तुमको आंसर करने में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो हमारी कॉपी में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन यही है, सल्फर ऑक्सीजन को दोनों को 50-50% मिला दिया तो ये टोटल क्या मिलाया? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, क्योंकि फिर आगे पेज में बढ़ जाएंगे तो रिटर्न कौन आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। क्या? रियल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। जैसे मैंने ले लिया CH3OH, तो हम इसमें रियल नंबर की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो रियल नंबर कार्बन के कितने हैं? 1, हाइड्रोजन के कितने हैं? 4, ऑक्सीजन के कितना है? ये। तो इस तरह के जो कंपाउंड में जो एटम्स के रियल नंबर रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा है इंपेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट कंप्लीट रेशो। मतलब कभी कभी ऐसा हो गया C2H6O2, तो इनको हम सिंपल नंबर में तोड़ना है हमको, मतलब वहाँ तक डिवाइड करते जाओ किसी कांस्टेंट नंबर से कि वो अब उससे ज़्यादा डिवाइड ना हो। इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको 2 से डिवाइड करोगे तो C आ जाएगा, 3 आ जाएगा, O आ जाएगा ना, इस तरह से। नेक्स्ट है इफ़ गिवन द परसेंटेज वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट। यदि सारे एलिमेंट के परसेंटेज की वैल्यू दी है तो सबसे पहले परसेंटेज फिक्स करेंगे, एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, फिर सिंपल कंपाउंड नंबर का रेशो लीस्ट में। अभी ये मैं समझा देता हूँ, आओ क्वेश्चन से डायरेक्ट, ये क्वेश्चन से और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद तुम लोगों से कम 400 क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको गिवन है 50% सल्फर और 50% ऑक्सीजन, तो आपका बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। कैसे करोगे इसे? अंजलि ध्यान से समझना। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी परसेंटेज में दिया होता है ना उसको मास में रख दो। मतलब एक बीकर है, उसमें 50% सल्फर है, 50% ऑक्सीजन है, मतलब 50 ग्राम ये है, 50 ग्राम ये है। ठीक है। दूसरा स्टेप है अपने को इसको, इसमें ना हमको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर जो भी हो उससे डिवाइड करना है। तो 50 और 50, चलो बताओ कितना है इसमें। इसका सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। जब डिवाइड करोगे तो काटो कितना आएगा? 32 दूना 64, 2 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा?
25 और 16, 16 दूना 32, 1.5, इसको काटो, 16 तिया 51, अप्रॉक्स 3 ले लो, 2.9 मतलब 3 है ना, तो ये लगभग 2.99 मतलब मैंने 3 ले लिया। अब देखना, ये देखो पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हमको डिवाइड करना है लीस्ट वैल्यू से। किससे डिवाइड करना है? लीस्ट वैल्यू। तो देखो इसकी वैल्यू आई है 1.5, इसकी वैल्यू आई है 3, इन दोनों में लीस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.5 से दोनों में डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा? वह कितना आएगा? 1.5 दूना 3, तो हमारा सल्फर कितना आ गया? 1, ऑक्सीजन कितना आ गया? 2, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? SO2। समझ गए? एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ गए ये वाला? ये तुम्हारे 11th की बुक में गिवन है ना, पहले चैप्टर में नहीं पढ़े? पढ़ना चाहिए ना। आओ देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो यहाँ पे कार्बन दिया है 54.2%, हाइड्रोजन दिया 9.2%, ऑक्सीजन दिया 36%। सबसे पहला स्टेप क्या था? परसेंटेज को मास में लिखो, लिख दूं परसेंटेज को मास में? लो, सबको मास में लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या था? इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया? कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, डिवाइड किया तो 4.52, 9.2 और 2.9। थर्ड स्टेप क्या था? सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। तो देखो 5.2 सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो 5.2 में इसका, 9.2 में इसका और इसमें इसका। तो इसमें हम करें तो फिर यहाँ पे हम कितना आया देखो, तो इसमें डिवाइड करेंगे 2, यहाँ 4, वहाँ 1, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? बोलो जल्दी। C2H4O। ये हमारा हो गया इंपेरिकल फार्मूला। क्या हो गया? आ गया ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा पता है इसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा इंपेरिकल फार्मूला इंटू 2, और 2 होता है लीस्ट वैल्यू, मतलब इनको तुम कर दो ऐसे, C4H8O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या क्या स्टेप है जल्दी बोलो? पहले परसेंटेज से मास में रखना है, फिर दूसरा मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, फिर तीसरा लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, उसके बाद जो भी है उसको पटक देना है। कभी कभी क्या होता है पता है आपको? कभी कभी ये परसेंटेज की वैल्यू नहीं देती, मान लो ये नहीं दिया है, तो क्या करोगे पता है? इन दोनों को जोड़ोगे और जितना आएगा 100 में माइनस कर देना। बात तो वही है, समझ गए ना? ठीक है, नोट करो। नोट क्या करोगे? क्वेश्चन करो डायरेक्ट, लो मारो फटाफट। देखो पहले इसको क्या कर दो, 70.57 डिवाइड बाई 12, 5.93 डिवाइड बाई 1, 23.5 डिवाइड बाई 16, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 5.8, 5.93, ये 1.46। अब ये 6 है, ये भी 6, ये 5, ये भी 6, ये भी 6, ये 3/2 अप्रॉक्स। तो हम क्या करेंगे फिर? वैल्यू डिवाइड कर दो, 6 डिवाइड बाई 3/2, 6 डिवाइड बाई 3/2, 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो काट दो, 4, 4, तो हो जाएगा C4H4O।
नेक्स्ट, क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन लिखूँ डायरेक्ट, तुम लोग सोल्यूशन अब करना, अपने से टेबल बना हुआ नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन चीज़ हैं। यहाँ पे दो की वैल्यू, कार्बन की वैल्यू दी हुई है 38.71, 38.71%। हाइड्रोजन गिवन है 9.67%, 9.67%। तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। समझ गए? करो फटाफट। आओ देखते हैं, देखो इधर अपने को क्या करना है, ऑक्सीजन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पहले दोनों को जोड़ देंगे, 38.71, 9.67, तो 7 1 8 6 6 12 13 सिलाई 1 और 9 9 18 4 हैं 48.38, 100.00, 48.38। तो 10 में 8 गए 2, ये हो गया 4 6, 10 में 4 गए 6, ये हो जाएगा हमारा 9 1 5, 51.62 ही तो आ रहा है, तो आ जाएगा 51.62। ये सब परसेंटेज है, तो सबको किस में रखोगे, पहले वेट में। तो 38.71 डिवाइड बाई 12, 9.67 डिवाइड बाई 1, 51.62 डिवाइड बाई 16, काटो फटाफट, 12 3 36, 9.67, 3.2, लीस्ट वैल्यू से डिवाइड, 1 3 1, तो क्या हो जाएगा CH3O। हमको लगता है इंपेरिकल फार्मूले टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे सब बन जाएंगे। घर जाके सीट से प्रैक्टिस कर लेना है, यही है अपना इंपेरिकल। कास्ट इंडी क्यों? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता है, जब क्रैश कोर्स पढ़ाया जाता है ना किसी का भी, तो तुम लोगों को मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, ये एग्जामिनर मानता है, ये हम लोग मानते हैं कि ये तुमसे आता है। यदि जिन बच्चों को नहीं आता है उनको मैं अलग से सिखा दूंगा, क्योंकि यदि हम सबको सिखाएंगे तो डिस्टर्ब होगा ज़्यादातर का। जैसे हम 12th का मतलब शुरू करेंगे सोल्यूशन, तो ये सारे हेडिंग फिर से आएंगे। आता है ना? फिर बहुत बढ़िया। तो इनके अब आप लोगों को पता है, सारे बच्चों को जितनी भी मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, आप सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर दो। एनसीईआरटी के बाद आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दो। उसके बाद फिर आपके पास जो कोचिंग की सीट है, सीट के सारे क्वेश्चन कर दो। ये सारे क्वेश्चन मिला के आपके 500 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। यदि आपके ये 500 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐप बताऊंगा, उसमें है, मतलब उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, इसके अलावा ना मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आशी तुम्हारे लिए, जो अभी बच्चे एग्जाम देने वाले उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, नीट 2020-22 का जो अपना पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है, आपको एडमिशन लेने तक की सारी जो प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता रहता कि नीट का फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, सच में ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2022 का भी बताऊँ? पता है ना? ठीक है, मतलब 2022 चल रहा है अपना, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जब हम नीट का फॉर्म भरते हैं ना,
तो नीट का फॉर्म भरने के बाद हम बनते हैं डॉक्टर। क्या बनते हैं अपन? डॉक्टर। डॉक्टर के लिए कौन कौन से कोर्स होते हैं? तो सबसे पहले देखो, सबसे अच्छा लेवल का कोर्स होता है MBBS, गवर्नमेंट कॉलेज। MBBS के बाद थोड़ा सा इससे लो लेवल का होता है BAMS, फिर इसके बाद होता है BDS, फिर होता है BHMS, फिर होता है BSc नर्सिंग। देखो हाँ BUMS भी है, BUMS है ना। MBBS मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस। इतने कोर्सेज से आप डॉक्टर बनते हो। इसको छोड़ के मैं इसको इसलिए यहाँ पे रखा हूँ कि अब इसकी गवर्नमेंट ने पेमेंट बढ़ा दिया है। BSc नर्सिंग की पता है नर्स की पेमेंट कितनी है? 50,000 के ऊपर है। यदि आपको धोखे से एम्स नर्सिंग मिल गया या AFMC मिल गया या सेंट्रल रेलवे का मिल गया, मतलब कि यदि ऑल इंडिया वाले नर्सिंग के मिल गया ना, तो नर्सिंग का पेमेंट है 90,000। सोचो, लड़की 12वीं पास की 17 साल की है, 18, 19, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल में 3 साल का नर्सिंग कंप्लीट हुआ, और नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद उसको क्या मिल गई? जॉब, सीधे 90,000। सुमाते बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा आराम से करो या तो फिर पढ़ाने क्लास के बाद करना। सोचो, तो इसको भी बुरा, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छा है। प्राइवेट कॉलेज में कभी ज़िंदगी में एडमिशन मत लेना। मैं तुम लोगों को सजेशन दूंगा, ये किसी भी कोर्स में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि फीस इतनी सारी रखती है। अब प्राइवेट में देखो आजकल पेमेंट नहीं मिलता है। यदि कोई लड़का प्लेन MBBS है और हॉस्पिटल में जा रहा है ना जॉब करने, तो उसको 50-60 हज़ार रुपये में बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे यदि आपको इंडिया से MBBS करना है प्राइवेट से, तो आपका 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, अब सोचो तुमने नीट क्वालिफाई कर लिया लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट से MBBS कर रहे हो, तो 1 करोड़ रुपए कहाँ पाओगे? हम तो ज़िंदगी में न करवाए अपने बेटे को। 1 करोड़ रुपए पता है बैंक में डालूंगा ना, 3 लाख 4 लाख रुपए महीने का ब्याज आएगा, जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है कि नहीं? हाँ, तो ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन इससे होते हैं। और अब ना जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है ना, तो फार्मेसी में भी इसी से एडमिशन होता है, नीट से ही। अब ये नीट के बारे में क्या क्या है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जानना ज़रूरी है तुम लोगों को। तो देखो, सबसे पहले इसकी प्रोसेस होती है एप्लीकेशन फॉर्म की। सबसे पहला प्रोसेस है क्या? नीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 2010 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अनाउंस होगा 10 मार्च को। 10 मार्च को जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.nic.in, इनमें अनाउंस हो जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कब होगा। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होता है तो वहाँ पे एक डेट होती है, इस डेट से सबमिट होता है, तो उसके बाद आपको सबमिट डेट पता करना है। फिर लास्ट डेट एक रहती है, जिस दिन से निकलता है ना, लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट रहती है, उसमें आपको जो भी मतलब रिक्वायरमेंट रहते हैं, मतलब कि जैसे भी आपको फिल करना हो, जैसे मान लो कि आपका कोई खुद से फिल कर देता है, कोई ऑनलाइन शॉप में जाके फिल कर देता है, आपको पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए होता है, आपको बहुत सारे रिकॉर्ड चाहिए होते हैं। यदि मान लो यहाँ पे गलती हो जाती है, तो कुछ बच्चे ना बहुत वो हो जाते हैं कि अरे फॉर्म गलत हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 या 20 दिन बाद फिर से विंडो ओपन होती है, करेक्शन विंडो, जो गलतियाँ आपसे यहाँ हुई हैं उसको सही कर सकते हो। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट इस बार ना 2 फेज में भरा जाता है एग्ज़ाम, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड। जो फेज फर्स्ट होता है मेनली यहाँ पे आपका जनरल इंफॉर्मेशन और पेमेंट होता है। फेज फर्स्ट में आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है और पेमेंट हो जाता है, जो भी मतलब इस बार 1400 या 1500 रुपये कुछ चार्ज था। 1400 रुपये जनरल और OBC का था, और SC ST का 750 रुपये था, 800 जो भी था, है ना, ये वाला। ठीक, फिर एडमिट कार्ड
मतलब एडमिट कार्ड रिलीज होता है, एडमिट कार्ड के बाद सीधे क्या आता है, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट। तो इन सब चीज़ों में तुम लोगों को यहाँ वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। सबसे मेन चीज़ मेरे बताने का ये है कि इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बचा हुआ टाइम सिर्फ और सिर्फ तुमको पढ़ाई करना है। फॉर्म कब आएगा, कब भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कैसे फिल करना है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करना, वो मैं पिछले 10 सालों से यही कर रहा हूँ। तो तुमको मेरे से बेटर कोई नहीं बताएगा। तो इधर उधर किसी की बात सुनने में अफवाहें भी बहुत सारी उड़ेंगी, तो इधर उधर ध्यान नहीं देना, यहाँ पे एकदम ध्यान देना। तुमको यहाँ का यहाँ यहीं पे सारा का सारा काम होता जाएगा। यहीं पे हम बता देंगे, यहीं कैसे फिल करना सारी चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगी, कैसे फ़ोटो खींचेगी, कितने साइज़ की फ़ोटो खींचेगी, 10th 12th जैसे फेज़ फर्स्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होगा। तभी हमको ज़्यादा टाइम नहीं है, हम पर डे एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो सही रहेगा, क्योंकि एक ही दिन डिस्कस करूँगा पूरा 1 घंटे लग जाएगा, फिर पढ़ाएंगे क्या। तो तुम लोग मेरे को याद दिलाते जाना, मैं एक एक टॉपिक पे पर डे तुमको बताता जाऊंगा कि ऐसे ऐसे फिल करना, ठीक है। अभी हम 5-10 मिनट बाद शुरू करते हैं बायोलॉजी, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कल टेस्ट है कनेक्टिव